नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आज के लेक्चर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की किताब 2 संविधान कार्य पर और आज उसका अध्याय 1 है संविधान क्यों और कैसे, और उसका लेक्चर नंबर 5 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और हमारी तैयारी चल रही है कलेक्टर बनने की। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या क्या जानना है, तो आइए सबसे पहले वही जान लेते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है, ठीक है, वो उस पर चर्चा करेंगे। फिर भारतीय संविधान को भारी वैधता मिलना, वो चर्चा करेंगे। और फिर एक बॉक्स में जो एक इंपॉर्टेंट बात दी हुई है उस पर चर्चा करेंगे, जो कि है नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद। हम कोशिश पूरी ये करेंगे कि आपकी बुक में जो कुछ है उसमें से कुछ भी ना छोड़ें। हम उसमें बॉक्स पर भी चर्चा करेंगे, हम चर्चा उन डायलॉग्स पर भी करेंगे जो डायलॉग्स हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान सभा में बोले गए हैं। अगर हम आज कोई भी प्रावधान देश में चल रहा है तो उसके पीछे संविधान में डालने के पीछे क्या कारण रहे होंगे, वो हमें इन डायलॉग से पता चलेगा, इन बॉक्सेस से पता चलेगा कि क्या क्या कारण रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग एक स्पेशल बात और जानेंगे, वो जानेंगे नेपाल के संविधान के बारे में। जैसा कि लास्ट में हमने दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया के संविधानों की थोड़ी सी ब्रीफ में चर्चा करी थी, उनके कुछ प्रावधानों के बारे में जाना था, वैसे आज हम चर्चा करेंगे नेपाल के संविधान के निर्माण का जो विवाद है उस पर। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। देखिए, जब हमने लास्ट लेक्चर में संविधान की जो सत्ता है, ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें 2-3 सवाल अपन लोगों ने उठाए थे। भाई पहला, संविधान क्या होता है? तो संविधान क्या होता है वो मैं आपको लेक्चर 1 में बता चुका था, पर लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने जो किताब में एक डेफिनेशन दी हुई है उस पर भी चर्चा कर ली थी। फिर दूसरा सवाल यह आता है कि जो संविधान है क्या वो जस्टिफाइड है, उसे मान लेना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल है? भाई जो संविधान कुछ सालों या पहले बन चुका है, कुछ लोगों ने बनाया है, उसको आज की जनता क्यों माने, ये सवाल उठता है। तो इन्हीं सवालों में एक क्रम में एक आगे बढ़ता है कि जब हम बात करते हैं प्रचलन की, बात करते हैं कि संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, तो इसका मतलब ये होता है कि संविधान का अस्तित्व कैसा है, मतलब वो किस प्रकार से बना, किन लोगों ने उसको बनाया, और जिन लोगों ने उस संविधान का निर्माण करा है उनको किसने ये ताकत, ये शक्ति दी कि भाई आप इस देश का क्या करिए, संविधान बनाइए, इस देश के संविधान का निर्माण करिए। तो संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका का जो है उसमें 2-3 सवाल उठते हैं। वो क्या है कि कैसे अस्तित्व में आया, क्या संविधान, कि संविधान कैसे अस्तित्व में आया, और अस्तित्व में आने का मतलब क्या है कि संविधान कैसे बना। ओके, किसने संविधान बनाया, तो यहां पर कैसे बना, एक सवाल हमारा यहां पर ये हो गया कि संविधान हमारा बना कैसे। ओके, और दूसरा किसने संविधान बनाया, और तीसरा सवाल ये है कि जिन्होंने संविधान बनाया उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी, कितनी पावर थी, कितनी ऑथोरिटी थी कि भाई आप ये संविधान बना लीजिए। देखिए, आने वाले लेक्चर्स में हम पूरी चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, पूरा हम लोग जानेंगे, इतिहास से लेकर के बिल्कुल आपको वहां तक लेकर के जाऊंगा जहां तक संविधान का निर्माण हुआ, पूरा आपको समझाऊंगा कि कैसे संविधान सभा का गठन होता है, किस प्रकार से संविधान बनता है, पूरी कहानी पढ़ेंगे। ये एक जो टॉपिक है ये जनरल टॉपिक है, इसका मतलब है कि सभी देशों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं कि संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका का मतलब है कि वहां उस देश का संविधान है वो कैसे बना है, किन लोगों ने उस संविधान को बनाया है, और उन संविधान को बनाने के लिए उन लोगों को शक्ति कहां से है, कितनी ताकत और कितनी पावर या कितनी ऑथोरिटी उन लोगों के पास थी। तो ये सारे सवालों के जवाब आज हम लोग क्या है बिल्कुल इन भैया की तरह ढूंढ लेंगे, यू टेलीस्कोप लेकर के। पर आपको टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। चलिए, सबसे पहली बात जानते हैं संविधान। देखिए, संविधान हम 2 प्रकार के देखेंगे, वैसे अलग अलग जो वर्गीकरण है वो देख चुके हैं, पर कोई भी चीज होती है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक सफल एक असफल। तो संविधानों में भी ऐसा ही है, एक तरफ है सफल संविधान जो है, ठीक है, सक्सेसफुल जो कॉन्स्टिट्यूशन है या प्रभावी संविधान जो है, जिनका कुछ ना कुछ प्रभाव रहा है, जनता पे प्रभाव रहा है, जनता ने उसे एक्सेप्ट करा है, उसे माना है वो। और दूसरी तरफ कौन से है, जो कि असफल संविधान है या निष्प्रभावी संविधान है, जिनका प्रभाव नहीं रहा या उनका प्रभाव क्या हो गया, खत्म हो गया, लोगों ने उसको मानना बंद कर दिया। सफल संविधानों में मैं चर्चा करता हूं जो कि सफल राष्ट्रीय आंदोलनों के द्वारा हुए हैं। देखिए, अगर मैं चर्चा करूं कि सफल संविधान में अगर किसकी चर्चा करी जाए तो आप भारत के संविधान की चर्चा करिए। भारत का संविधान सफल संविधानों में से एक है। आप चर्चा करिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान की, साउथ अफ्रीका, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, वो भी एक सफल संविधानों में से एक है। उसके बाद आप चर्चा करिए अमेरिका की। अमेरिका का सबसे पुराना संविधान अमेरिका का ही है, 1789 में संविधान लागू कर दिया गया था अमेरिका में। तो अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और भारत, ये वो देश है जिनके संविधान क्या है, सफल संविधानों में, प्रभावी संविधानों में से माने जाते हैं। देखिए, आज भारत के संविधान को भी लागू हुए 72 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है भाई। 75 साल अब भी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, और
3 साल से कम कर लीजिए, तो 72 सालों का हमारा हो चुका, नहीं तो आप 50 से भी काउंट करिए, तो 72 साल हमारे संविधान को, भारत के संविधान को लागू हुए हो गए। हम मान रहे हैं और आगे तक हम इस संविधान को मानेंगे। जब मैं आपको नेपाल की घटना पढ़ाऊंगा तो वहां का संविधान 6 बार बदला जा चुका है, पर हमारा संविधान में ऐसा नहीं है। हमारा संविधान जो 1950 में लागू हुआ था वही चल रहा है। तो सफल संविधानों में से 96 में ही यहाँ का संविधान हो जाता है, वो भी चल रहा है। यहाँ पे 89 में ये संविधान बन जाता है, 1789 में वो भी चल रहा है। पर देखिए काफी बार क्या है कि जब अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान की तुलना करी जाती है तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि भारत का संविधान मतलब कमजोर संविधान है। मतलब कैसे कि बहुत जल्दी बदलाव हो जाते हैं, जो संशोधन है संविधान में, जो भी बात लिखी हुई है उसको बहुत ज्यादा बदला जा चुका है, काफी बार संशोधन करे जा चुके हैं, ठीक है। पर अमेरिका के संविधान में ज्यादा संशोधन नहीं हुए, ठीक है। अमेरिका के संविधान में तो बहुत कम संशोधन हुए हैं। दूसरा एक आरोप भारत के संविधान पर यह भी लगाया जाता है कि अमेरिका का संविधान 4 महीने में बनकर के तैयार हो गया, भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। तो ऐसे कुछ आरोप भारत के संविधान पर लगे हुए हैं। उन आरोपों को हम जैसे जैसे इस किताब में आगे बढ़ेंगे हम क्लियर करेंगे। पर जैसे कि एक बात अभी यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूं कि जो कहा गया है कि भारत के संविधान में ज्यादा क्या हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं, जो चेंजेस हैं, जो बदलाव है वो हो चुके हैं। संशोधन का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कि संविधान में लिखा हुआ है XYZ, अब संविधान को बदलने की, संविधान में संशोधन करने की ताकत भी किसके पास है? संसद के पास है। और किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। अब सरकार को लगा कि नहीं यार, अब आज के समय में जो आज की जनता की जो आकांक्षा है उसमें XYZ सही नहीं लगता, हमें क्या कर देना चाहिए? YXZ कर देना चाहिए। मतलब कोई नियम था उसको बदल दिया, उसको चेंज कर दिया, उसमें परिवर्तित कर दिया और कर दिया। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हम एंग्लो इंडियंस की चर्चा करते हैं कि लोकसभा में क्या है, 2 एंग्लो इंडियंस होने चाहिए। ये शुरुआत के संविधान में ये बात रखी गई थी, ठीक है। और इसको कहा गया था कि 10 साल के लिए आप रख लीजिएगा। तो 1950 से 1960, फिर 1960 में और चेंज करा, 70 तक बढ़ाया, फिर 80, फिर 90, ऐसे कर करके। पर जब 2020 में बात आई तो इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया और एंग्लो इंडियंस हटा दी। तो यहां पर क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, बदलाव आ गया। तो ऐसे करके भारत के संविधान में अभी तक 104 तक के संशोधन हो चुके हैं। 104, 105 जो है संविधान में संशोधन हो चुके हैं। मतलब 104, 105 बार क्या है? संविधान में बदलाव आ चुका है। पर अमेरिका के संविधान में इतना नहीं है। तो सवाल यह आता है कि भारत के में इतना क्यों और अमेरिका के में इतना क्यों नहीं? और अमेरिका का तो भारत से भी काफी ज्यादा पुराना, बहुत पुराना, भारत के को तो अभी 72 साल हुए हैं। तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर इस बात पे ही कहते हैं कि हमने संविधान में कठोरता और लचीलापन दोनों रखा है। हम जान चुके हैं कि कठोर संविधान और लचीला संविधान क्या होता है। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि भाई जो संविधान सभा ने लिख दिया बस वही चले। समय के साथ बदलाव आना यह निश्चित है, और जैसे जैसे समय के साथ बदलाव आएगा संविधान में बदलाव आना यह स्वाभाविक बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो हमारा संविधान में बदलाव, संशोधन होना यह कोई बुरी बात नहीं है। यह संविधान का भी एक बहुत बड़ा फीचर है कि वो क्या है, उसमें बदलाव करने की इजाजत दे रहा है। अगर संविधान निर्माता चाहते कि नहीं जो हमने लिख दिया वही पत्थर की लकीरों से नहीं बदला जाना चाहिए, तो क्या होता? वो तो बिल्कुल कठोर बना जाते थे। परिवर्तन करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ पे परिवर्तन करने की आजादी भारत के संविधान ने संसद को दी है कि अगर समय के साथ आपको ऐसा लगता है तो आप परिवर्तन कर लीजिएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई बुरी बात नहीं है कि देखिए संविधान, भारत के संविधान में इतने संशोधन कैसे हो गए। दूसरी बात यह है कि भारत के संविधान में है ना केंद्र का भी है, मतलब केंद्र की सरकार कैसे बनेगी, क्या काम करेगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैसा होगा, केंद्र के अधिकारी क्या क्या होंगे, ये सारी बातें उसी संविधान में लिख रखी है। और राज्य की जो बातें हैं, राज्य सरकार का गठन कैसे होगा, ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, सब कुछ जितनी भी डिटेल्स है ना वो सारी की सारी एक ही संविधान में है। तो जब सब कुछ एक संविधान में, तो समय समय पर इतने बदलाव कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अमेरिका में क्या है? अमेरिका में अलग से 2 संविधान है, एक केंद्र का संविधान है और सभी राज्यों के अपने अलग अलग संविधान है। तो सिर्फ और सिर्फ हम केंद्र वाले को देखते हैं कि अच्छा इतने ही कम संशोधन 4 महीने में ही बन गया, तो भाई आप इतना से ही तो बना रहे, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? ओके, तो अमेरिका का संविधान अपनी जगह है, भारत का संविधान अपनी जगह है, ठीक है। दोनों ही संविधान सर्वश्रेष्ठ है, दोनों ही संविधान सफल संविधान है। और सब कुछ जो भी तय होता है ना वो स्थितियों के आधार पर तय होता है कि भाई कहाँ की स्थिति कैसी स्थिति है, ठीक है। भारत की स्थितियां कुछ अलग है, अमेरिका की स्थितियां कुछ अलग है, ठीक है। पर यह बात दिमाग में हमेशा रखिएगा कि भारत का संविधान सबसे सफलतम संविधानों में से एक है और बेहतरीन संविधान है। जब 96 में अफ्रीका भी अपने संविधान की तरफ आगे बढ़ता है वापस, जब पहले अफ्रीका का जो संविधान था उनसे कुछ चीजें हमने ली है, फिर बाद में 96 में
ये लोग भी हमारे संविधान को थोड़ा आधार मान करके काम करते हैं। तो सफल और प्रभावी संविधान है, और ये सफल और प्रभावी संविधान कैसे बने, ये कहां से इनको इंस्पिरेशन कहां से मिला, ये कहां से मोटिवेट हुए, ये हुए अपने राष्ट्रीय आंदोलनों से। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलनों का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको भारत की बताता हूं। भारत पर ब्रिटिशर्स ने राज करा, अंग्रेजों ने राज करा, कितने साल करा। वैसे तो देखिए ब्रिटिशर्स 1600 में आ गए थे, ओके, पर 1600 से लेकर करके हम 1757 तक को राज नहीं मानते, हम व्यापार मानते हैं। फिर 1757 से प्लासी की युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी जिसे कहा जाता है। उसके बाद से क्या होती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो क्या करना शुरू कर देती है, धीरे धीरे राजनीतिक गतिविधियां भारत में बढ़ा देती है। तो हम 1757 से लेकर के हम 1947 तक हम मानते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये 190 वर्ष होते हैं, 190 ईयर्स होते हैं। पर हम राउंड फिगर में कहने के लिए हम आसान हो जाता है कि अंग्रेजों ने क्या होता है कि हमारे ऊपर 200 साल राज करा, ये आसानी के लिए हम बोल देते हैं 200 साल, पर एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 190 साल है। तो 190 और 200 सालों जब तक ब्रिटिशर्स ने हम पर राज करा, और ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत के समाज में आप देखेंगे काफ़ी समस्याएं, जैसे कि छुआछूत, जातिवाद की समस्या है, महिलाओं के साथ जो शोषण है, अत्याचार है वो है, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, ये सब कुछ काफ़ी समस्याएं रही। फिर जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का शोषण भारतीयों पर बढ़ता गया और भारत के लोग आज़ादी की मांग करने लगे, आंदोलनों में जाने लगे, तो आंदोलनों में उन्होंने ये चीज़ महसूस करी कि यार हम खुद बटे हुए हैं, हम खुद कहीं ना कहीं क्या है, बटे हुए हैं, हमारी खुद की सामाजिक जो संरचना है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जब 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन होता है, जो कांग्रेस आज पार्टी है उसका 28 दिसंबर 1885 में बन जाती है। जब वो बनती है, वो पार्टी खुद शुरुआत में बड़े लोगों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, बड़े बड़े वकील, बिजनेसमैन की पार्टी है, वुमेन्स को दूर कर रखा है, महिलाओं को दूर कर रखा है, पिछड़ी दलित जातियों के लोगों को दूर कर रखा है, बड़े लोगों की पार्टी। पर जैसे जैसे आप देखेंगे हम 1947 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबको यूनाइट करने की कोशिश करिए, सबको जोड़ने की कोशिश करिए। तो जब हम राष्ट्रीय आंदोलनों में हम आज़ादी की मांग कर रहे हैं, जब हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो भारत के लोगों को और भारत के जो बड़े नेता उनको ये बात समझ में आई कि यार हमें भी जब हमारा सिस्टम होगा, हमें भी क्या है, कुछ बदलाव करने होंगे, कुछ बेहतरीन चीजें हमें लेकर के आनी होंगी। तो वहां से हमें सीखने को मिला कि यार हमारी क्या क्या गलतियां थी, उन गलतियों को हम सुधार करेंगे और बेहतरीन भविष्य का निर्माण हम लोग करेंगे। और वो बेहतरीन भविष्य का निर्माण क्या था कि हम संविधान जो बनाएंगे वो बेहतरीन बनाएंगे, सफल संविधान बनाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, सफल संविधान में अपने राष्ट्रीय आंदोलनों से उन्होंने सीख लिए, वहां से वो मोटिवेट हुए हैं, वहां से उन्होंने अपनी गलतियों को सुधार करा है और उन गलतियों को सही कर करके संविधान में लिखा है। और संविधान में सभी वर्गों, सभी समाजों, सभी लोगों को, और जो भारत विविधताओं से भरा देश है, उन सभी की आकांक्षाओं को संविधान में बिल्कुल अच्छे से मान सम्मान संविधान ने दिया है। तो यह सफल संविधान है, यह प्रभावी संविधान है। इसलिए ही लोग क्या है कि आज सभी संविधान को एक्सेप्ट करते हैं। आप भारत में देखिए, भारत में सब क्या है कि कुछ भी, चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, कोई हो, सबको एक पे विश्वास है, संविधान, कि भाई हमारा संविधान है। मैं आपको अमेरिका की एक घटना बताता हूं। अमेरिका में अभी शायद पिछले साल की बात है, जब गोरे और काले लोगों के बीच में थोड़े से हिंसक, वो मतलब एक जो गोरा पुलिसकर्मी था उसने काले इंसान को जब अश्वेत को मार दिया था। काला गोरा बोलना थोड़ा सा असभ्य लगता है। श्वेत अश्वेत, श्वेत मतलब जो बिल्कुल श्वेत हो, साफ कलर के हो, गोरे हो वो, और अश्वेत जिनका रंग थोड़ा सा सांवला या काला हो। तो अश्वेत को जब मार दिया था तो रेसिज्म की जो बात उठी कि भाई ब्लैक मैटर्स लाइव, ऐसा कुछ जो चला उस समय, मतलब एक वाइट पुलिसकर्मी ने ट्रम्प को यह बात कह देता कि सर अगर आपसे कुछ नहीं होता आप बैठे रहिए, हम हैंडल कर लेंगे। ये ताकत कहां से आई है, उसको पता है कि ट्रम्प तो आज है कल नहीं है, सबसे ऊपर जो पावरफुल है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम लोगों को भी, हमें हमारे संविधान पे पूर्ण विश्वास करना होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, नेता सरकार क्या है ये भी तो संविधान के नीचे ही है। जब 2019 में मोदी जी चुनाव जीत करके आते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, भारत के संविधान को नतमस्तक करते हैं, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है, संविधान सबसे ऊपर है। पर ये भारत की बहुत बड़ी विडंबना है, भारत का एक दुख वाला हिस्सा मैं कहता हूं कि बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बच्चे पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं, पर उनको अपने जो 6 मौलिक अधिकार है वो तक नहीं पता, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं पता। फिर आप जिस देश में रहते हैं, अगर उस देश का जो मूल विधान है, जो सर्वोच्च विधान है, अगर आप उसको ही नहीं जानते तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। हमें जानना चाहिए हमारे संविधान को, हमें जानना चाहिए हमारे इतिहास को, पर लोग नहीं जानते। तो ये सबसे एक बहुत बढ़िया बेटर अपॉर्चुनिटी हम आर्ट्स के बच्चों के पास होती है कि हम हमारे देश के बारे में जानते हैं।
हम हमारे देश को समझते हैं, हमें हमारे संविधान को जानना चाहिए, समझना चाहिए और बेहतरीन से बेहतरीन हमें काम करनी चाहिए जिससे हमारा जो देश का है हमेशा नाम ऊंचा ही हो। ठीक है, और मैंने तो 6 मौलिक अधिकार आपको बता रखे हैं। अब आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोगों को याद है या नहीं है, और जिन लोगों ने वो लेक्चर देख लिया वो लिख के देना कि ये 6 मौलिक अधिकार है सर और इन्हीं अनुच्छेदों में आते हैं। ठीक है, सबके सब बताना, और नहीं आते हैं तो प्लीज देखे आना प्लीज बच्चों, ऐसा मत करा करो। तो ये सफल संविधानों की बात थी। अब आते हैं असफल संविधान। असफल संविधान क्या होते हैं? जिनको किसी सैनिक शासकों ने बनाया, जिनको किसी सेना के लोगों ने बनाया। अब देखिए क्या होता है, सेना के जो लोग होते हैं तो जनरली ये लोग क्या होते हैं, तानाशाही क्रिएट करना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं? तानाशाही करना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप ही लाना चाहते हैं, जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, खुद की सुनेंगे, खुद के हिसाब से जो है वो चलाएंगे। अब यहाँ पर भी क्या हो, सैनिक शासन में भाई एक ही इंसान ने सब कुछ अपने हिसाब से लिख दिया कि नहीं नहीं मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा चलाऊंगा, मैं ऐसा चलाऊंगा। जैसे आप हिटलर का देखिएगा, जर्मनी में हिटलर से पहले वहां पर गणराज्य चल रहा था। ठीक है, वो जैसे ही वहां पर सबसे बड़ी पोस्ट पे पहुंचता है उसने सब कुछ खत्म कर दिया, बोला आज से मेरा रूल चलेगा। तो ये भी पहले मिलिट्री में ही था। तो हिटलर सैनिक जब शासक हो जाते हैं तो वो असफल हो जाते हैं, लोग फिर उन संविधानों के धीरे धीरे क्या है, विरोध में आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अलोकप्रिय नेताओं ने बनाया हो। ठीक है, अलोकप्रिय नेता जिनको कोई जानता ही नहीं हो, जिनके प्रति लोगों के मन में कोई भावना ही नहीं हो, तो जो अलोकप्रिय नेता बनाते हैं वो संविधान भी क्या ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते हैं, असफल हो जाते हैं, निष्प्रभावी हो जाते हैं, जिन्हें लोग क्या है नहीं मानते हैं। लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। तो अलोकप्रिय नेता ये जब सैनिक शासन कुछ ऐसा संविधान बनाते हैं तो उन लोगों में क्या है कि अपने दूसरे लोगों को साथ में लेकर चलने की क्षमता नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे कि जो संविधान निर्माता है, जो संविधान बना रहे हैं, उनमें ताकत होनी चाहिए कि लोग उनको माने, और नेताओं में ताकत होनी चाहिए कि वो सबको साथ लेकर के चल सके। तो ये क्षमता होनी चाहिए, बल्कि जो असफल और निष्प्रभावी संविधान होते हैं उनमें बनाने वालों में ऐसी क्षमता या ऐसी ताकत नहीं होती है। भारतीय संविधान को भारी वैधता, वैधता मतलब लीगलिटी मिल चुकी है, मतलब लीगल है, कानूनी रूप से सही है। देखिए अब भारतीय संविधान का जो निर्माण है, मैंने आप लोगों को पहले भी लेक्चर में बताया कि 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो जाता है और 26 नवंबर 1949 तक ये संविधान बनकर के तैयार हो जाता है, और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। मैं एक बार आपको ये बात बता चुका हूँ और ये डेट्स जो है मैंने आपको आज भी बता दी है, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उनमें हम पूरा निर्माण जानेंगे कि संविधान सभा किस प्रकार से बनी और उन्होंने किस प्रकार से संविधान को बनाया है। तो अब भारतीय जो संविधान है उसको भारी वैधता मिल गई। भारी वैधता मतलब क्या हुआ, लीगलिटी मिल गई और लोगों का भारी सपोर्ट भारतीय संविधान को मिल गया। ठीक है, हम कह रहे हैं ना सफल संविधान, तो सफल संविधान क्या है, वो संविधान है जिनमें लोगों का सपोर्ट मिला है, लोगों ने उन संविधानों को एक्सेप्ट करा है। तो भारतीय संविधान को क्या है, भारी वैधता मिली है। अब ऐसा क्या कारण है कि भारी वैधता मिली, तो 3 कारण अपन लोग पढ़ते हैं कि 3 कारणों के कारण भारतीय संविधान को क्या है, वैधता या लीगलिटी जो है वो प्रोवाइड हुई कि हाँ भारत का जो संविधान है वो बिल्कुल सही है, न्यायपूर्ण संविधान है, जस्टिफाइड संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। सबसे पहला, निर्माताओं पर समाज का अटूट विश्वास था। देखिए जितने भी संविधान सभा में जो निर्माता बैठे थे उन पर, इन निर्माताओं पर समाज का क्या था, अटूट विश्वास था। अब आप पूछोगे कितने लोग बैठे हुए थे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि संविधान सभा में बंटवारे के बाद, विभाजन के बाद 299 लोग होते हैं और 284 लोग ही संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। और इससे पहले कितने थे, बंटवारे से पहले कितने थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो जो निर्माता होते हैं उन पर समाज का अटूट विश्वास होता है कि नहीं भाई जो हमारा संविधान, हमारा भविष्य तैयार कर रहा है वो बेहतरीन लोग हैं। और देखिए इन निर्माताओं में कौन था, अगर मैं बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के नाम की बात करूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चर्चा करिए, सरदार पटेल की बात करिए, नेहरू जी की बात करिए, राजअमृता कौर थी उनकी बात करिए, डॉक्टर अंबेडकर की बात करिए, तो ये जितने भी बड़े बड़े फेमस पर्सनैलिटीज थी, इन सब पर समाज का अटूट विश्वास था कि हाँ भाई ये जो निर्माण करेंगे वो सही करेंगे। तो निर्माताओं पर एक तो अटूट विश्वास था। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था सैनिक शासन का हो या राजघराने से हो कि नहीं भाई ये तो राजा महाराजा है तो खुद के हिसाब से देख लेंगे, नहीं, निर्माताओं पर समाज का अटूट विश्वास था। दूसरा, समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। किसमें, निर्माताओं में।
निर्माताओं में ये क्षमता थी कि वो समाज का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, और जो समाज में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, चाहे वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, उन लोगों से क्या है संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, विभिन्न वर्गों को एक साथ जोड़ सकते हैं और उनसे सम्मान, उनसे रेस्पेक्ट प्राप्त करने की भी इनमें क्षमता थी। मतलब मैं इतना सा कहना चाहता हूं, सभी वर्गों के लोग उन निर्माताओं की भी क्या करते थे, इज्जत करते थे, रेस्पेक्ट करते थे कि नहीं, हमारे जो निर्माता है, जो संविधान तैयार कर रहे हैं, वो बेहतरीन लोग हैं। फिर तीसरा कारण है व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं था। यहां पर संविधान सभा में जितने भी निर्माता थे, उन लोगों ने एक विश्वास दिला दिया जनता को कि भाई हम जो संविधान का निर्माण कर रहे हैं, ये कोई हमारी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। व्यक्तिगत शक्तियों का मतलब हमारी खुद की शक्तियों को हम जो बना रहे हैं, कोई हमारी ताकतों को नहीं बढ़ा रहे हम, ये तो हम आपको ही सौंप रहे हैं, जनता को सौंपेंगे, फिर उनमें से कोई नेता चुनकर के प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, हमारे लिए कुछ ही नहीं है भाई। तुम ऐसा सोचोगे नहीं खुद के लिए कुछ लिख ले, ऐसा मामला नहीं है। तो व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई भी साधन नहीं था। तो ये 3 कारण रहे जिसके कारण क्या हुआ कि भारतीय संविधान को भारी वैधता मिली। एक तो समाज का पूरा अटूट विश्वास था निर्माताओं पर, दूसरा निर्माताओं में ताकत थी विभिन्न वर्गों से संवाद करने की, उनसे सम्मान प्राप्त करने की, और तीसरा संविधान सभा के में जो लोग थे, जो संविधान के निर्माता थे भारतीय संविधान के, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिला दिया कि भाई ये संविधान कोई हमारी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है, ये सिर्फ और जो भी है वो आप लोगों के लिए ही है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई भारतीय संविधान को क्यों भारी वैधता मिलती है, तो आप ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर नोट, संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। देखिए, और अंतिम प्रारूप का मतलब क्या होता है? प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्ट। ठीक है भाई, एक प्रकार से आप किसी चीज को जो रूप दे रहे हैं, जो आप उसको फाइनलाइज, जो शेप कर रहे हैं, वो प्रारूप है। ठीक है, और अंतिम प्रारूप मतलब फाइनल है, बस अब फाइनल पर आ गया। तो जो फाइनली जो संविधान हमारा बनकर के तैयार हुआ, उसमें राष्ट्रीय आम सहमति मतलब ऑलमोस्ट सबकी सहमति व्यक्त है कि हाँ भाई, हम इस संविधान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अब एक शब्द और आया है आपकी किताब में, वो है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह को समझते हैं। जनमत द्वारा पक्ष या विपक्ष में राय देना। देखिए, सो जनता द्वारा पक्ष विपक्ष में राय देना एक ही बात हो जाता है। जैसे जन तो हम जनता जानते हैं, और मत मतलब उनके वोट के द्वारा। देखिए, जनमत संग्रह, इसे इंग्लिश में रेफरेंडम कहा जाता है। इसमें यह बात होती है कि पब्लिक ओपिनियन लेना कि भाई हम जो भी चीज ला रहे हैं उसमें आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। काफी जगह इसमें क्या होता है, जो लोगों के प्रतिनिधित्व होते हैं ना, वही वोट करते हैं कि हाँ भाई, मैं जनता की तरफ से हाँ कह रहा हूं कि हाँ आप मान लीजिए। तो जनमत संग्रह में क्या है, जनता द्वारा जो पक्ष या विपक्ष में राय देना। तो यहाँ पर काफी देशों में क्या है कि संविधान को लेकर करके लोगों से, जनता से राय ली गई थी, पक्ष या विपक्ष की, हाँ भाई लागू किया जाए या नहीं किया जाए। भारत के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूछा गया कि भाई हम एक्सेप्ट करें या नहीं करें। ठीक है, वो क्या है कि जो संविधान सभा में जो लोग थे, संविधान सभा में जो लोग थे, वो इन्हीं के ही प्रतिनिधित्व थे, जनता के ही प्रतिनिधित्व थे। हम ये भी जानेंगे कि जो संविधान सभा में जो लोग पहुंचे, वो किस प्रकार से, कौन से चुनाव लड़कर के वहां पहुंचे हैं, वो भी हम लोग जानेंगे। तो जनता के ही प्रतिनिधित्व ये लोग थे, और फिर इन्होंने क्या करा है, देश का संविधान तैयार करा है। संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। तो देखिए, संविधान को बनाने वालों का प्रभाव भी संविधान की सफलता को सुनिश्चित करता है। देखिए, एक जो ये कहा जाता है ना कि हम एडवाइस भी किसी से ले, तो वो भी एक बहुत बड़ी इफेक्ट वाली बात है। ठीक है, दुर्योधन ने एडवाइस शकुनी जी से ली, और अर्जुन ने या पांडवों ने जो एडवाइस ली, वो भगवान श्री कृष्ण से ली। तो एडवाइस का भी फर्क है। उसी प्रकार से बस यहाँ पर संविधान बनाने वाली पर्सनैलिटीज का भी फर्क पड़ता है कि किन्होंने संविधान बनाया। तो संविधान पर जल्दी से सवाल भी नहीं उठते। अगर बेहतरीन लोग बनाते हैं, सच में काबिल लोग बनाते हैं, तो उन पर हम लोग क्या है, सवाल भी नहीं उठा सकते कि नहीं भाई देखो, ये तो ऐसे ही बना दिया होगा, ऐसा नहीं है। तो संविधान बनाने वालों का प्रभाव, उनका प्रभाव कितना है, किस पर, जनता पर। उनका प्रभाव कितना है जनता पर, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखी जाती है कि भाई जैसे कि भारत के संविधान में आप देख लीजिए। ठीक है, संविधान जिन्होंने बनाया उनका ही प्रभाव है, तभी हम सफल संविधानों में से एक काउंट कर रहे हैं। उनकी क्वालिफिकेशंस, उनका लाइफ का नॉलेज, उन लोगों का, उनका जीवन का ज्ञान, किया भाई उन्होंने सब कुछ और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से संविधान सभा में बैठकर उन लोगों ने काम करा और देश को एक बेहतरीन संविधान दिया। तो यहां तक संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका हम लोग जान चुके हैं। अब बात करते हैं नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद। देखिए, नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद, इसको थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए। एक्चुअल में केस हुआ क्या है,
नेपाल आप सबने देखा ही है, ठीक है, भारत के बिल्कुल यहीं कंधे के पास में ही बैठा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा देश है। और नेपाल भी एक हिंदू किंगडम के द्वारा, हिंदू राज व्यवस्था के द्वारा ही चलता था, मतलब वहाँ पे भी मेजॉरिटी जो है, बहुमत है, वो हिंदू धर्म के लोगों का ही है। तो नेपाल में क्या है, नेपाल में संविधान 1948 से अगर आप शुरुआत करेंगे और 2015 तक अगर आप लेकर के जाते हैं तो 6 बार संविधान का निर्माण हो चुका है। कितनी बार? 6 बार संविधान का निर्माण हो चुका है। और अब भी इसमें देख लीजिए, अगर आप 2 साल ऐड कर लीजिए, 1950 से लेकर के हम 2022 में आ चुके हैं, हमारे भारत का संविधान चल रहा है। और इन्होंने इतने ही टाइम पीरियड में क्या कर दिया, 6 बार बदल दिया। नेपाल की हिस्ट्री को जानेंगे, पहले आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं, 1948 में, 51 में, 59 में, 62 में और 90 में, और एक बनेगा 2015 में। 2015 में नया संविधान अपना लिया जाएगा, ठीक है। तो 48, 51, 59, 62, 90 ये डेट्स आप लोग याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो पूछ सकता है कि इनमें से कौन से वर्ष में नेपाल में नया संविधान लागू नहीं हुआ या नहीं बना, तो आप बता सकते हैं। अगर आपको ये 5 की 5 याद रहेगी तो आप बता सकते हैं। जैसे कि ये 2015 वाले की मैंने एक तस्वीर दिखाई है, नेपाल को संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, ठीक है, ये विक्रम संवत, ठीक है, ये 2015 में, ठीक है, संविधान सभा सचिवालय, सिंह दरबार, काठमांडू, ठीक है, ये पूरा जो वहाँ का नेपाल का संविधान का प्रथम पेज है उसको दर्शाया। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए थे। अब नेपाल नरेश का मतलब क्या है? जो नेपाल का राजा था। नरेश मतलब नेपाल का जो राजा या राजकुमार थे, उनके द्वारा ये प्रदान किए गए थे। यहाँ पे कोई जनता द्वारा या जनता द्वारा निर्वाचित लोगों के या बहुत प्रभावशाली लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया था। ये तो नेपाल नरेश, जो नेपाल का राजा है, उसके द्वारा प्रदान किए गए थे। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रही। देखिए, अब एक बार थोड़ा सा हम लोग नेपाल की कंडीशन को समझते हैं, नेपाल की जो स्थिति है उसको समझते हैं। हम ये देख रहे हैं कि 1948 से संविधान बनते हुए आए। 1990 में जो वहां के राजा होते हैं वो होते हैं राजा वीरेंद्र। कौन है वहां के राजा? कौन है? वीरेंद्र राजा है। ये जो राजा है ये थोड़े से क्या होते हैं, ठीक है कि मान लेते हैं, चलो भाई जनता की भी क्या है बात मान लेनी चाहिए। और इन्होंने क्या है, एक ऐसे संविधान को स्वीकार कर लिया जो क्या कहता है, संवैधानिक राजतंत्र वाली बातें करता है। कैसी बात करता है? संवैधानिक राजतंत्र। अब इसमें मतलब क्या है कि जो सुप्रीम ऑथोरिटी होगा, जो सर्वोच्च पद होगा, वो तो राजा ही है, पर बाकी सब कुछ जो चलेगा वो संविधान के अनुसार चलेगा। संविधान में जो भी प्रधानमंत्री, संसदीय प्रणाली, जो भी आधार बनाया जाएगा उस आधार के हिसाब से चलेगा। तो यहां पर मतलब आप ये कह सकते हो कि संसदीय प्रणाली की घोषणा कर दी गई, ठीक है। तो ये कब की बात है? 1990 की। तो यही बात की गई, संविधान द्वारा क्या हो, बहुदलीय लोकतंत्र को अपना लिया गया। बहुदलीय मतलब मल्टी पार्टीज, भाई एक से ज्यादा पार्टियां हो सकती हैं, 2 से ज्यादा पार्टियां हो सकती है, वो चुनाव लड़ेंगी और क्या होंगी, संसद में पहुंच जाएंगी। तो बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई। उसके बावजूद भी अनेक क्षेत्रों में, काफी जगह पे क्या है, नरेश के पास अंतिम शक्ति है। मतलब लास्ट पावर जो किसके पास है, वो नरेश के पास रहेगी, मतलब राजा के पास ही रहेगी। यही तो संवैधानिक राजतंत्र है कि काफी कुछ जो थोड़ी बहुत पावर है वो किसके पास रहेंगी, राजा के पास रहेंगी, और बाकी जो क्या है लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली के पास चली जाएंगी। जैसे कि आप आज देखते हैं ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूके की बात है, उनमें थोड़ा डिफरेंस है, वैसे उस पर कभी अपन अलग से चर्चा करेंगे। पर जो वहाँ की क्वीन है वो सुप्रीम ऑथोरिटी है, वो हाईएस्ट पोस्ट पे बैठी हुई है, उसके हस्ताक्षर होंगे, उसके साइन होंगे, तभी फाइनल आपकी ऑथोरिटी लगेगी। और कुछ जगहों पे उसके पास भी अपनी पावर होगी, ठीक है। पर बाकी सारी जो वहाँ की संसद है, वहाँ के प्रधानमंत्री है, वही सारा काम संभालते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो तस्वीर आपको दिखाई है वो मतदान के द्वारा बहुदलीय पार्टी को चुनने की तस्वीर दिखाई है। तो 1990 में क्या करते हैं, वीरेंद्र संवैधानिक राजतंत्र को अपना लेते हैं, संसदीय प्रणाली को अपना लेते हैं। अब यहाँ पर 1996 की थोड़ी सी बात देखिएगा। 1996 में क्या होता है कि गृह युद्ध होता है नेपाल में। 1996 से लेकर के 2006 तक वो गृह युद्ध चलता है, 10 साल तक गृह युद्ध चलता है। गृह युद्ध का मतलब होता है सिविल वॉर इंग्लिश में, और गृह युद्ध या सिविल वॉर का मतलब ये होता है जब देश के अंदर ही देश के 2 समुदाय इस प्रकार से लड़ने लग जाए कि वो युद्ध जैसा प्रतीत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं, सिविल वॉर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है तो वो क्या है, युद्ध है। पर देश के अंदर 2 समुदाय बहुत बुरी तरीके से तलवारें निकाल ले, बंदूक को चलाने लगे, तो वो एक गृह युद्ध की तरह है। और एक छोटा सा एग्जांपल अपन आस पड़ोस में से देते हैं, भाई 2 पड़ोस वालों की लड़ाई हो रही है, वो क्या है, युद्ध है। पर घर में ही 2 भाई बिल्कुल डिशुम 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 कर दे तो वो गृह युद्ध है। या 2 बहनें बिल्कुल ऐसे पकड़ पकड़ के दोनों को मारने लग जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा।
अब यहां पे 1996 में गृह युद्ध हुआ किसके किसके बीच में, एक शब्द भी आएगा माओवादी। माओवादी कौन है? माओ क्या है? एक चाइना के नेता है और उनकी जो सोच होती है, जो उनकी विचारधारा होती है, वो होती है साम्यवादी वाली सोच। कम्युनिस्ट जो सोच है वो सोच होती है साम्यवादी या कम्युनिस्ट सोच। का मतलब क्या है? देखिए, पूरी दुनिया में दो प्रकार की विचारधाराएं, एक पूंजीवादी। पूंजीवादी विचारधारा यह दर्शाती है कि बाजार में ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रोल होगा वो निजी क्षेत्र का होगा, मतलब प्राइवेट वाले उसको चलाएंगे, सरकार कम से कम हस्तक्षेप करेगी, ठीक है। और ये जो पूंजीवादी है वो थोड़ा सा लोकतांत्रिक भी होते हैं, लोकतंत्र को समर्थन में मानते हैं। फिर दूसरी तरफ होती है समाजवाद, जिसके फादर ऑफ सोशलिज्म जो कहा जाता है वो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो समाजवाद में यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो नियंत्रण हो सरकार के हाथ में, एक जमीन का टुकड़ा भी बांटे तो भी सरकार बांटे, प्राइवेट को हाथ में ना दे, क्योंकि वो जनता का शोषण करते हैं, पब्लिक का शोषण करते हैं, मजदूरों का शोषण करते हैं। अब फिर साम्यवाद क्या है? साम्यवाद समाजवाद का उग्र रूप है, ठीक है, वोलेंट हिंसक रूप है। और समाजवाद ये चाहता है कि सरकार के हाथ में हो, पर यह चाहता है कि 100% ये सब कुछ सरकार के हाथ में आ जाए। और दूसरी बात, समाजवाद ये चाहता है कि धीरे धीरे सोसाइटी में बदलाव आए, पर साम्यवाद चाहता है कि नहीं, आज जो है कल वैसा का ऐसा बदल जाए। तो यहां पर जो माओवादी है, माओ कौन है? चाइना का नेता है जो साम्यवादी था, उससे विचारधारा से प्रभावित होकर के लोगों ने माओवादी बन गया, मतलब माओ की विचारधारा अपना ली। तो वो लोग ये चाहते हैं कि यहां से क्या हो, ये राजा की जो व्यवस्था है, ये राजा की व्यवस्था हटे और यहां पे क्या बने? एक सरकार बने। और सरकार कैसी हो? साम्यवादी हो, कम्युनिस्ट जो सरकार है वो सरकार बननी चाहिए। और दूसरा, यहां पे किन के बीच में युद्ध हो? दूसरा कौन है ग्रुप में? सप्तदलीय है। सप्तदलीय मतलब जो 7 पार्टीज हैं वहां की, 7 पार्टी अलायंस, ठीक है, सप्तदलीय है, उनके बीच में ये चलता है। अब फिर फाइनली क्या होता है? 2006 में ये एंडिंग पर आ जाएगा। अब देखिए, एक बार इसको यहां पे स्टॉप करिए, फिर वापस यहां पे आइए। 1990 में वीरेंद्र बना हुआ है, फिर 2001 में वीरेंद्र भैया को क्या है? मार दिया जाएगा, ठीक है, इनकी हत्या कर दी जाएगी। घर के ही परिवार के लोग कर देते हैं, 9 लोगों को मारते हैं, जिसमें इनकी वाइफ, बच्चे अच्छे सब कुछ जो है 9 लोगों को मार दिया जाता है, मतलब एक साजिश होती है इनको मारने की। फिर 3 दिन के लिए कोई राजा बनता है जिनका नाम होता है दीपेंद्र, और उसके 3 दिन के बाद जो राजा बनते हैं उनका नाम है ज्ञानेंद्र। अब जो ज्ञानेंद्र भैया आए ना, तो ज्ञानेंद्र भैया ने बोल दिया, यार मुझे ये फालतू के, देखो ये पसंद नहीं आ रहा। क्या पसंद नहीं आ रहा? कि ये संवैधानिक राजतंत्र, कुछ बातें मेरी होंगी बाकी संसद की होगी। तो फिर बोले मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूं, सबसे ज्यादा भाई राजा में हो तो मेरी बात मानो, क्या संसद। तो उसने क्या कर दिया? संसद को भंग कर दिया, सब कुछ हटा दिया, बोला आज से मैं ही क्या हूं? सुप्रीम हूं। कब हटाया? अक्टूबर 2002 में। अक्टूबर 2002 में उसने ये सारा खेल खत्म कर दिया, बोला मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, हटा दो। 2002 में हटा दिया। जनरली आप इतना याद रखिएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी मत रखिएगा। 2002 में ज्ञानेंद्र ने ये सिस्टम हटा दिया। अब जब हटा दिया तो अब जो पहले थोड़ी बहुत भी पावर थी दलियों के पास, दल के पास, पार्टीज के पास, वो अब वो भी नहीं बची। तो अब क्या होगा? 2006 में ये लोग मिल जाएंगे, माओवादी, सप्तदलीय, ये सारे के सारे क्या है? मिल जाएंगे। और ये यही मांग करेंगे कि देश में क्या होना चाहिए? नया संविधान बनना चाहिए, देश में लोकतंत्र आना चाहिए, देश में क्या हो? संसद की स्थापना हो, और देश में सबकी मिलकर के सरकार बने, मतलब माओवादियों की, सप्तदलियों की मिलकर के सरकार बने। 2006 के अप्रैल में यह आंदोलन होगा। अप्रैल में मतलब पूरा हो जाएगा, राजा अपने घुटने टेक देगा, राजा हट जाएगा वहां से। अब उसके आगे की कहानी आगे। नेपाल में सशस्त्र आंदोलन, ठीक है, तो अब वहां पर आंदोलन होता है, उसको समझते हैं। सरकार और राजनीति की पूर्ण संरचना के लिए यह आंदोलन हुआ क्यों है? सरकार और राजनीति की पूर्ण संरचना। देखिए, संरचना का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, आप किसी की रचना कुछ बना रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। पूर्ण मतलब वापस, तो मतलब आप ये कह सकते हैं रिक्रिएशन, रिक्रिएट आप उसको कर रहे हैं, वापस से उसको बना रहे हैं, ठीक है। रीस्ट्रक्चर भी आप लिख सकते हैं वापस। तो सरकार और राजनीति, तो अब राजनीति को अभी तक तो राजा चला रहा था, ठीक है, तो राजनीति और सरकार के क्या करनी है? हमें वापस रिक्रिएट करना है, वापस उनमें क्या करने हैं? बदलाव करने हैं। संवैधानिक राजतंत्र हटे, ये राजा हटे, जो इसने पूरा खुद की आत्म पावर ले ली, वो हट जानी चाहिए। संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए, राजा को कितना पावरफुल बनाए, क्या भूमिका राजा की होनी चाहिए? अगर सरकार और राजनीति की पूर्ण संरचना पे सवाल उठ रहा है तो सबसे पहला सवाल यही है कि राजा की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो अब देखिए, 2 प्रकार के लोग थे। एक कहते थे क्या हो? गणतांत्रिक सरकार बने। गणतांत्रिक का या गणतंत्र का मतलब मैं आपको बता देता हूं। गणतंत्र मतलब जहां पर आपके देश का जो सर्वोच्च पद है
वो क्या होगा, निर्वाचित होगा। मतलब इन्होंने कह दिया कि भाई राजा महाराजा ना हो, राजा महाराजा ना हो कि आज मैं राजा, कल मेरा बेटा राजा, परसों उसका बेटा राजा, ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जो भी सर्वोच्च पद पे बैठेगा वो क्या होगा, निर्वाचित होगा। जैसे कि मैं भारत की बात करूं, भारत में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है और राष्ट्रपति साहब निर्वाचित है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। उसके लिए अपन एक स्पेशल वीडियो बना रखा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, वो आप देखिएगा कि कैसे निर्वाचित होते हैं। तो काफी लोग ये चाहते थे गणतांत्रिक सरकार बने, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि राजा का क्या हो, 0% रोल होना चाहिए। राजा नाम ही खत्म कर दो, शब्द ही नहीं दिखना चाहिए संविधान में, राजा का काम ही खत्म करो। पर कुछ लोग ऐसे भी थे, कहते थे कि संवैधानिक राजतंत्र अपना लो, संवैधानिक राजतंत्र अपनाओ। क्यों? और इसमें क्या होगा, जहां पे राजा एक सर्वोच्च पद पे होगा, पर वो बिल्कुल उसके पास नाम मात्र की पावर होगी, शक्तियां होंगी, जैसे हमारे पास राष्ट्रपति के पास है भारत में, नाम मात्र की शक्तियां, पर सर्वोच्च है, उनके साइन के बिना कुछ भी नहीं होगा। पर वो साइन जो है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के से बातचीत कर करके साइन करेंगे। तो सर्वोच्च पद क्या हो, राजा का हो, पर राजा के पास नाम मात्र शक्तियां हो, संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा चाहते थे। तो यहां पर मतलब ये लोग क्या कह रहे हैं कि भाई थोड़ी बहुत परसेंट, मतलब राजा रहना तो चाहिए, उसका अस्तित्व रहना तो चाहिए। और ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि यार क्या हो कि राजा का हमारे कल्चर से, संस्कृति से जुड़ा हो रहा है कि भाई राजा हुआ करता था, तो जो नाम, जो पोस्ट चलती आ रही है वो चलती जाए। तो यहां पर जब ये सवाल उठा कि राजा की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो दो मुद्दे सामने आए, भाई या तो गणतांत्रिक सरकार या संवैधानिक राजतंत्र। तो नेपाल किसकी तरफ जाएगा, गणतांत्रिक सरकार की तरफ जाएगा। संवैधानिक राजतंत्र कब बना लिया था, 1990 में बना लिया था, पर उसको 2002 में किसने खत्म कर दिया, राजा ज्ञानेंद्र ने खत्म कर दिया, ठीक है। और जनता को ज्ञान दे दिया कि इससे तुम्हें संविधान की कोई जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ना। नोट, स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, राजा भी शक्तियां छोड़ना नहीं चाहता था कि भाई नहीं मैं शक्तियां छोड़ दूं। अक्टूबर 2002 राजा ने समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। अक्टूबर 2002 राजा ने समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। मतलब क्या था, जो संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया। संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था को क्या कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, और सारी की सारी पावर क्या है, अपने पास में ले ली। नए संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। अब काफी जो गुट है, काफी जो लोग हैं, वो नए संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे कि वे नई संविधान सभा बनाई जाए, और वो नई संविधान सभा क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी, जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। देखिए, जो मैंने अभी आपको शब्द लिखवाया था साम्यवादी, उसका इंग्लिश मतलब होता है कम्युनिस्ट। तो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी आप भारत में भी देखते होंगे, दक्षिण में जब आप जाएंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आपको मिलेगी। दो कम्युनिस्ट पार्टियां मुख्यतः भारत में है, एक सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और दूसरी है सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। वैसे ज्यादातर ये सभी कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। तो यहाँ पर माओवादी जो ये पार्टी है, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, ये सबसे ज्यादा आगे थी कि भाई नहीं, संविधान सभा का चुनाव होना चाहिए और जनता द्वारा चुने जानी चाहिए। ये कौन है, ये है भैया माओ। जन प्रदर्शन के दबाव के सामने राजा को झुकना पड़ा, तो फाइनली फिर राजा बोल देता ठीक है भाई, अब तुम्हें जैसा करना है वैसा कर लो। तो 2006 में यहां पे राजा हट जाएगा। राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली गई, और 2008 में फाइनली ऑफिशियली अगर आप कहेंगे तो राजतंत्र को खत्म कर दिया गया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। कौन, नेपाल। तो यहां पर देखिए 2006 में आंदोलन होता है, राजा झुक जाता है, मान जाता है, पर फाइनली उसे 2008 में हटा दिया जाएगा, राजतंत्र वहां खत्म हो जाएगा और लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाएगा। फिर 2015 में नए संविधान को अपनाया, ठीक है, नेपाल ने फिर 2015 में नया संविधान अपना लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भारत 1947 में आजाद हुआ और उसके बाद 1950 तक संविधान बना, और फिर अगर आप देखेंगे तो 1951-52 में लोकसभा के पहले चुनाव होते हैं, ठीक है। 51 के अक्टूबर से लेकर 52 की फरवरी तक चुनाव चलते हैं, इसलिए हम 51-52 के चुनाव कहते हैं। नहीं जैसे आज तो हम सीधा कहते हैं ना 2019 के चुनाव, क्योंकि 19 में ही हो गए थे वो पूरे। तो यहां तक क्या हुआ, जब तक यहां एक नई सरकार लोगों को चुनकर के नहीं मिली, जब तक देश को कौन चला रही थी, अंतरिम सरकार चला रही थी। अंतरिम सरकार चला रही थी भारत में, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, या मेरी भाषा में कहूं तो टेम्परेरी सरकार। टेम्परेरी क्यों, क्योंकि जैसे ही संविधान बन जाएगा और जनता जिन्हें भी चुनेगी उन्हें वही सरकार बनेगी, वही प्रधानमंत्री, वही वो बनेंगे। तो अंतरिम सरकार बनी भारत में, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी उसमें प्रधानमंत्री बने। उसी प्रकार से क्या हुआ, जब 2008 में राजतंत्र खत्म कर दिया और लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया, मतलब सर्वोच्च जो पद पर है किसको बनाएंगे, निर्वाचित इंसान को बनाएंगे। पर संविधान तो 2015 में जाकर के तैयार हुआ है, 2015 में अपनाया। तब तक कौन था, तो अंतरिम सरकार में जो हेड थे,
वो कौन थे? गिरिजा प्रसाद कोइराला जी थे, और ये वही व्यक्ति है गिरिजा प्रसाद कोइराला जी। ठीक है, तो यहाँ पर 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपना लिया है, और अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, पर आज इतना ही। ओके, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 2 सवाल मैंने आपसे पूछे थे आज, वो उन दोनों सवालों के आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और तैयारी में जुटे रहिए, कलेक्टर बनने की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।